हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट की क्लास, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती में जीएस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी लेवल की अगर प्राइमरी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 अगर जीएस आपके में आ रहा है तो वहाँ से पर्यावरण से जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था इसी चैप्टर से था। ये एनसीईआरटी का चैप्टर है क्लास 10th का। सो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि चैप्टर बड़ा है काफ़ी और लंबी वीडियो होगी, लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा। हो सकता है इसी चैप्टर से आपको इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो हमारे यहाँ जो पदार्थ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो जैव निम्नीकरण होते हैं और एक अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच इज़ डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको अपघटित किया जा सकता है जैव प्रक्रम के द्वारा, लाइव प्रोसेस के द्वारा, या फिर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा उनको तोड़ा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि कागज़ है, कागज़ को अगर मिट्टी में रख देंगे कुछ दिनों के लिए तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक को रखते हैं तो कई टाइम तक वो बना रहता है। तो ये जो प्लास्टिक हो गया वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो गया, जबकि कागज़ इज़ अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर? तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो इनर्ट होते हैं, वो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अब आ जाता है परितंत्र, यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम, अगर न्यू बुक है आपके पास तो न्यू बुक में यहाँ से आई थिंक चैप्टर स्टार्ट होता है। मैंने ये पुरानी बुक का ये कंटेंट निकाला था ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। संगठक लिखा है ना, संगठक का मतलब होता है कंपोनेंट। दो होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है, मैं अभी समझ लीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु। अबायोटिक यानी कि अजैविक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भौतिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि फिजिकल थिंग्स लाइक एयर, वाटर या जो सॉइल है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, मानव तथा भौतिक कारक में जैसे कि मैंने बताया नॉन लिविंग थिंग, इन सब की आपस में अन्योन क्रिया है। मतलब जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इनसे मिलकर के क्या बनता है? इकोसिस्टम। तो ओवरऑल वी कैन से कि इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये देखिए, जैव घटक और अजैव घटक के बीच में अन्योन क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। भौतिक कारक में क्या आ जाता है? भौतिक कारक में जैसे ताप, टेम्परेचर, रेन, एयर, सॉइल और मिनरल्स, ये सारे अजैव घटक होते हैं और फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आ जाता है कि जो इकोसिस्टम है ये भी दो टाइप के होते हैं, लाइक नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इको सिस्टम में क्या आ जाएगा? वन, तालाब, झील और उसके अलावा समुद्र, है ना। ये सारे जो सिस्टम है ये क्या है आपका? ये आपका नेचुरल, प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। जबकि बगीचा, खेत, ये मानव निर्मित होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है एक्वेरियम। एक्वेरियम भी कैसा होता है? मानव निर्मित है। अब मानव निर्मित जैसे एक्वेरियम, जो एक्वेरियम होता है, यहाँ से आई थिंक एक क्वेश्चन बनता है, एक मिनट। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि क्या अगर हम कुछ पौधे लगा दें एक्वेरियम में तो क्या यह स्वनिर्वाह सिस्टम बन जाएगा? मतलब अपने आप ये पूरा नेचुरल बन जाएगा? तो ऐसा नहीं है। नेचुरल में क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड है, तो पॉन्ड वगैरह, ऐसा भी क्वेश्चन है कि तालाब वगैरह को सफाई नहीं करनी पड़ती, जबकि एक्वेरियम की सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि तालाब और जो नदियाँ होती हैं इनमें क्या पाया जाता है? डीकम्पोजर्स पाए जाते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर्स मतलब जो अपघटक पाए जाते हैं। तो अपघटक का काम यही होता है कि जो मृत जीव है उनको ख़त्म करना, जबकि एक्वेरियम में ऐसा नहीं पाया जाता। इसी वजह से ये इसकी सफाई प्रॉपर करनी पड़ती है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। याद रखेंगे किस आधार पर? जीवन निर्वाह के आधार पर। अब आ जाते हैं उत्पादक किसे कहते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर किसे कहते हैं। अब ये थ्योरी जानना आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो आगे क्वेश्चन जहाँ से बने हैं वो भी मैं बताऊंगी। पहले आपको ये इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उत्पादक, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, विच मेक्स देयर ओन फूड। जैसे कि
इससे उत्पादक में कौन आ जाता है प्रोड्यूसर में? हरे प्लांट, ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आ जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरी शैवाल, ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अच्छा, ये किसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ये बन सकता है क्वेश्चन। अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। अकार्बनिक कैसे? अगर हम देखें CO2 प्लस 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट, वो ग्लूकोज देता है ना, C6H12O6 एंड वाटर एंड ऑक्सीजन। ये पूरी मैंने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बता दी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक में चेंज हो रहा है। ऑर्गेनिक मतलब जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो क्या है? ऑर्गेनिक है। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट डिकम्पोजस करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंज्यूमर्स। उपभोक्ता क्या होते हैं? क्या होता है? उपभोक्ता वो होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, चाहे वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो परोक्ष रूप से इनके ऊपर निर्भर करते हैं। तो कंज्यूमर को कितने भागों में बांटा गया? तो कंज्यूमर हो जाते हैं आपके शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी, मतलब हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर एंड पैरासाइट। ये कंज्यूमर का वो क्लासिफिकेशन है, इतने भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जिनको हम सेप्रोफैट्स बोलते हैं या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत जैव अवशेषों का, जितने भी वेस्ट है, डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनका अपमार्जन करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। तो सफाई करने वाला काम ये करते हैं, इसीलिए डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स, और ये किसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ये देखिए, प्रोड्यूसर का जस्ट उल्टा। प्रोड्यूसर इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में करता था, ये ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में करते हैं। मतलब जो भी चीज़ है, जो भी वो डेड बॉडी है, वो कैसी है? ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो आज मुझे ऐसे ही करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं कौन? जो अपमार्जक होते हैं, सूक्ष्म जीव, डिकम्पोजर्स जिनको कहते हैं वो। ठीक है, अब ये और ऊपर से ये मृदा को फर्टाइल भी बनाते हैं। ठीक है, जो ये ह्यूमस वगैरह ऐड करके मृदा को फर्टाइल बना देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आहार श्रृंखला, फूड चेन एंड फूड वेब। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझिएगा कि फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। तो फूड चेन, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को हिरन ने खाया और हिरन को किसने खाया? ये टाइगर ने खा लिया। ठीक है, एक दूसरी फूड चेन, ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन दिखाई गई है। अब यहाँ पे फूड चेन मतलब यहाँ पे एक को दूसरा खाता है, दूसरे को अगला खाता है, अगला खाता है, इसी को हम फूड चेन बोलते हैं। अब ये जो फूड चेन होती है, इसकी हर एक कड़ी, हर एक स्टेप जो होता है, हर एक लेवल जो होता है, इसी को हम पोसी स्तर कहते हैं। यानी कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? तो अगर आया व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, तो ट्रॉपिक लेवल इज अ लेवल ऑफ फूड चेन, ईच लेवल ऑफ फूड चेन। प्रत्येक चरण या कड़ी को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, यानी कि पोसी स्तर बोलते हैं। सौ पोसी सबसे पहले कौन होता है? सबसे फर्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन आता है? तो सबसे नीचे होता है वो। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 100 पोसी मतलब ऑटोट्रॉप्स आते हैं, जो पेड़ पौधे हैं या प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप को ही प्रोड्यूसर बोलते हैं, वो आते हैं। ठीक है, ये सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषीय उभागतियों के लिए उपलब्ध कराते हैं। मतलब ये सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और उसको कंज्यूमर्स के लिए उपलब्ध कराते हैं, मतलब खाना बनाते हैं ऑब्वियसली, और जो ग्लूकोज वगैरह बनाएंगे और उसके बाद वो शाकाहारी और मांसाहारी दिन खाते हैं। फिर सेकेंड स्टेप पे कौन आता है? सेकेंड स्टेप पे हर्बीवोर आते हैं, जो प्राथमिक फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं। और उसके बाद कौन आएंगे? जो छोटे मांसाहारी होंगे, उसके बाद उसके ऊपर मांसाहारी आएंगे। तो इस तरीके से ये स्टेप बढ़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे नीचे उत्पादक प्रोड्यूसर है, फिर फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर एंड टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये तीनों कंज्यूमर्स यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और बताती हूँ मैं, जैसे कि ये तो आ गया आपका, ये जो है ये टेरेस्ट्रियल वाले हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब आई थिंक इसको स्थलीय, हाँ स्थलीय फूड चेन है, जो स्थल पे हो रही है। अब यहाँ से एक ऐसे बनता है एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन में कौन नहीं होता है? एक्वेटिक मतलब जलीय फूड चेन में। तो जलीय फूड चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड चेन है, उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक आता है फाइटोप्लैंक्टन,
ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन को प्रॉन्स या मॉस्कीटो खाएंगे, और फिर मॉस्कीटो को छोटी फिश खाएंगी, छोटी फिश को बड़ी फिश खाएंगी, और बड़ी फिश को कौन खाएगा? मगरमच्छ खाएगा। तो ये जो मैंने आपको एक चेन बताई, स्टेप बताया, ये स्टेप किसका है? ये स्टेप जलीय आहार श्रृंखला का है, मतलब एक्वेटिक फूड चेन का है। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्वपोषी जो ऑटोट्रॉफ होते हैं पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ये क्या करते हैं? ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में कैसा कन्वर्जन होता है एनर्जी का, तो सोलर एनर्जी का जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एक ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आता है, हाँ, अब जो ये जितना भी काम होता है उसमें ना एनर्जी का लॉस भी होता है। अब ये जो एनर्जी का लॉस होता है, इस नियम को हम बोलते हैं 10% लॉ। 10%। ये जो फूड चेन यहाँ दिखाई गई है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट वाली वन वाली है, यानी कि फॉरेस्ट वाली है, दूसरी घास के मैदानों वाली है, एंड नेक्स्ट जो फूड चेन है वो आपकी तालाब वाली है। ठीक है। ये तालाब वाली यानी कि एक्वेटिक वाली हो जाएगी, किसको कौन किसको खा रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हाँ, अब यहाँ से अगर हम देखते हैं कि जो पौधे अपना खाना बनाते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का लॉस भी होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। ट्रॉपिक लेवल बताया मैंने क्या होता है कि हर एक स्टेप को क्या बोलते हैं? फूड चेन के स्टेप को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, यानी कि पोषी स्तर बोलते हैं। अब यहीं पे हम जानेंगे 10% लॉ। आई थिंक इससे क्वेश्चन बना था कि 10% लॉ किसने दिया था, तो यहाँ लिखा तो नहीं हुआ है लेकिन मैं बता देती हूँ। लिंडेमैन ने ये लॉ दिया था, लिंडेमैन ने ये लॉ दिया था। 10% लॉ क्या है वो हम यहाँ जान लेते हैं। 10% लॉ ये कहता है कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मतलब सन से, जैसे मान लीजिए सन है और ये हमारे पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, तो सन से ये केवल जितनी भी एनर्जी लेंगे उसका केवल 1% ये यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग देयर फूड। ठीक है। खाद्य एनर्जी के लिए, फूड एनर्जी बनाने में केवल 1% एनर्जी का ये यूज़ करते हैं। बाकी की 99% एनर्जी इन्वायरमेंट में चली जाती है, हास हो जाता है उसका, ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अब ये जो 1% इसने यूज़ किया पेड़ पौधों ने, उस 1% का फिर 10% हर एक स्टेप पे पहुंचता है, और बाकी का जो 90% होता है वो कहाँ लॉस होता है? ये पॉइंट याद रखेंगे। ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा हीट के रूप में हास होता है, कुछ हीट के रूप में निकल जाती है, कुछ मात्रा का उपयोग डाइजेशन में होता है, कुछ का जो लाइफ प्रोसेस होते हैं लाइक जो ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है उनमें यूज़ होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का 10% पार्ट ही जैव मात्रा में बदल पाता है और अगले लेवल पे पहुंचता है। मतलब जो बायोटिक लिमिट में जो चेंज हो पाता है या फिर अगले लेवल पे पहुंचने के लिए कितना परसेंट होता है? केवल 10% होता है। 90% ओवरऑल इन्वायरमेंट में हीट के रूप में चला जाएगा, अदरवाइज जो लाइफ प्रोसेस होते हैं उनमें यूज़ हो जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि बिल्कुल भी गलती ना हो। जैसे अगर हम देखें सन से जो प्लांट लेता है, मान लो प्लांट, सन के पास एनर्जी थी, सन के पास ये 10,000 जूल ले लेते हैं। 10,000 जूल का प्लांट कितना यूज़ करेगा? केवल 1%। तो अगर हम इसका 1% निकालेंगे तो 1% का मतलब हो गया 100 जूल। 100 जूल आया पेड़ के पास। अब ये पेड़ को किसने खाया? हिरन ने। तो हिरन कितना यूज़ करेगा? यहाँ से 10% निकालेंगे तो 100 जूल का 10% अगर निकालेंगे तो 100 का 10% मतलब 10 जूल। ठीक है। अब 10 जूल हिरन के पास गया और हिरन को किसने खाया? हिरन को खाया शेर ने। तो शेर के पास कितना जाएगा? शेर के पास केवल 1 जूल एनर्जी पहुंचेगी। ठीक है। तो जो ट्रांसफ़र होती है वो 10% जाती है, लेकिन सन से जो प्लांट लेता है वो केवल 1% लेता है। ये है 10% लॉ जिसको लिंडेमैन ने दिया था। अब यहाँ पे होता क्या है कि फूड चेन इतनी छोटी क्यों होती है? तो यहाँ यही बताया गया है कि क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर पर हर एक लेवल पर एनर्जी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। जैसे अगर शेर के ऊपर भी अगर कुछ होता तो उसके पास इतनी एनर्जी पहुंचती ही नहीं ना खा करके, तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में एनर्जी बचती है। इसीलिए कोई भी फूड चेन बहुत छोटी होती है, 3 से 4 लेवल की ही होती है। तो फूड चेन छोटी क्यों होती है? क्योंकि आखिरी लेवल तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी एकदम ही कम हो जाती है। इसी वजह से जो फूड चेन होती है वो बहुत कम होती है, तीसरी या चौथी, 3 या 4 लेवल पे ही होती है समानता। अब ये एक पॉइंट है कि जो सबसे निचला ट्रॉपिक लेवल होता है, पोषी स्तर होता है, सबसे निचला वाला कौन सा था? उत्पादक वाला। ठीक है। तो सबसे निचले लेवल पे सबसे ज़्यादा जीवों की संख्या होती है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में जीव कहाँ होते हैं, तो फर्स्ट वाले में होते हैं।
ठीक है, सबसे नीचे वाले में होते हैं जिसमें प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। पे हम जानेंगे फूड वेब क्या होता है। ये देखिए आपको फूड वेब दिख रहा होगा, आहार इसको जाल बोलते हैं, हाँ आहार जाल। तो बहुत सारी जो फूड चेन आपस में ही मिक्स हो जाती हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाती, तो उनको हम फूड वेब कहते हैं। जैसे कि जब जो आहार श्रृंखलाएँ फूड चेन होती हैं, फूड चेन का झुंड ऐसे समझ लो कि फूड चेन की एक सिंगल फूड चेन की बजाय बहुत सारी फूड चेन ऐसे ब्रांच में होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आहार जाल, फूड वेब कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो से के बारे में आप क्या समझते हो कि हर एक लेवल पे जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, तो वो एक दिशिक होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। हमेशा एनर्जी एक डायरेक्शन में ही जाती है। जैसे अगर प्रोड्यूसर को काऊ खाएगी, देन काऊ को फिर आगे जो जीव खाएगा, तो ये एक डायरेक्शन में जाती है, ये कभी भी परिवर्तित मतलब रिवर्स नहीं होती है। तो सौर द्वारा ग्रहण ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। मतलब अगर ऑटोट्रॉप ने अपना खाना बना लिया, सन एनर्जी यूज़ कर ली, तो फिर वापस सन एनर्जी नहीं बन सकती। ठीक है, इसी तरह शाकाहारी ने अगर जो पेड़ पौधे खा लिए हैं, तो बाद में पेड़ पौधे मतलब वापस वो एनर्जी वापस नहीं होगी। तो ये पॉइंट याद रखना था आपको। नेक्स्ट जो है कि फूड चेन का दूसरा आयाम यह है कि हमारी जानकारी के बिना भी कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो पहले उसको हम बाद में जानेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि एनर्जी फ्लो में देखिए ये सन है, सन से उत्पादक, उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, और हमेशा डायरेक्शन ऐसी ही होगी। ठीक है, लोअर टू बॉटम टू टॉप। ठीक है, टॉप टू बॉटम नहीं हो सकती, ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि जैसे कि मैं बता रही थी कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आहार श्रृंखला का कुछ दूसरा आयाम ये होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे हानिकारक केमिकल सब्सटेंस भी चले जाते हैं जिनको नहीं जाना चाहिए। अब ये कैसे जाते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये पूछा गया था। तो इसका कारण ये है कि जब हम फसलों को उगाते हैं तो उस टाइम पे हम कुछ पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं। अब वो केमिकल फर्टिलाइज़र पानी के साथ भी धुलते नहीं हैं, वो अवशोषित हो जाते हैं। अब जब वो अवशोषित हो जाते हैं तो वो हर एक लेवल पे पहुँचेंगे। जैसे पेड़ पौधे में थे, पेड़ पौधों को जिसने खाया, फिर उसको जिसने खाया, उसको जिसने खाया, ऐसे करके वो हर लेवल पे बढ़ते जाते हैं। ये जो केमिकल हैं ये बने रहते हैं, उनकी बॉडी में बने रहते हैं, उनको जो खाएगा वो अगले वाले की बॉडी में जाएंगे। अब क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि फूड चेन में मनुष्य शीर्षस्थ होता है, मतलब किसी भी फूड श्रृंखला में, किसी भी फूड चेन में जो ह्यूमन होता है वो टॉप पे होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी फूड चेन में टॉप पे कौन होता है, तो मनुष्य होते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो रसायन होता है वो किसकी बॉडी में स्टोर होता है, मनुष्य यानी कि ह्यूमन की बॉडी में स्टोर होता है। और इसी पूरे प्रोसेस को जैव आवर्धन बोलते हैं, यही पूछा गया था। तो जैव आवर्धन क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक पूरा एक प्रक्रम होता है जिसमें क्या होता है कि जो केमिकल रसायन होते हैं, जो हानिकारक हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो हर एक लेवल से पास होते बॉडी में स्टोर होते रहते हैं, एंड फाइनली ह्यूमन की बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको ये ऐसे जो केमिकल्स होते हैं धुल करके भी साफ़ नहीं होते हैं, तो इसलिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए ओवरऑल, लेकिन होता है तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं। जैसे पोषी स्तर क्या है, तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल फूड चेन का जो हर एक चरण होता है, हर एक स्टेप होता है, हर एक लेवल होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है, अपमार्जक मतलब जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक जो डेड प्लांट होते हैं उनको, डेड प्लांट्स या एनिमल्स को ख़त्म करके इनऑर्गेनिक में बदलते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये सारे कुछ अच्छे काम करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है ओजोन के बारे में, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओजोन का फॉर्मूला ही क्या होता है, तो O3। ओजोन में कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं, 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कैसी गैस होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो एक घातक पॉइजनस गैस होती है। ये एक पॉइजनस गैस है। ये इसका काम क्या होता है, ये जो सन से आने वाली यूवी रेज होती हैं उनसे अर्थ को ये बचाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यूवी रेज से कौन सी बीमारी हो जाती है, जो स्किन कैंसर है वो होता है। तो अगर जो ओजोन लेयर है वो अगर डिप्लीट होगी, उसका क्षय होगा, तो क्या हो जाएगी, यूवी रेज आएंगी, और यूवी रेज आएंगी तो ये सारे कैंसर होने बहुत ज़्यादा रैंडम हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि अच्छा एक और चीज़, O3 जो है ग्रीन हाउस गैस भी होती है। ओजोन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। अब ओजोन बनती कैसे है, ये क्वेश्चन है। तो ओजोन कैसे बनती है, ओजोन पहले पाई कहा जाती है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है लेकिन बता देती हूँ, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर, आई थिंक इसको
वायुमंडल समताप मंडल, ठीक है, इसको बोलते हैं समताप मंडल में पाई जाती है। तो जो वायुमंडल होता है ना, वायुमंडल में 5 लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। यहाँ पे जो सबसे सेकंड नंबर वाली लेयर होती है, लास्ट सेकंड वाली, नीचे से सेकंड वाली, तो उसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। यहीं पे ओजोन लेयर पाई जाती है। अब ओजोन लेयर बनती कैसे है, तो होता क्या है कि जब वहाँ पे ऑक्सीजन गैस O2 फॉर्म में होती है, जैसे ही इस पर UV रेस पड़ती है ये 2 हिस्सों में टूट जाती है। अब 2 मतलब अलग अलग, O और O अलग हो जाते हैं। अब ये जो, क्योंकि ऑक्सीजन अकेले कभी ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है O2 के फॉर्म में, तो ये जो बनती है इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन होगी तुरंत दूसरी ऑक्सीजन को ढूंढेगी, तो O2 और ये नवजात वाली ऑक्सीजन मिल करके क्या बना देते हैं, ओजोन बना देते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ओजोन कैसे बनती है, O2 एंड O मिल करके O3 बनता है। ओजोन का डिप्लीशन कैसे हो रहा है, ओजोन खत्म कैसे हो रही है, कुछ एक केमिकल्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करें, जैसे CFC ओजोन को डिप्लीट करने का काम करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका यूज़ AC या रेफ्रिजरेटर में होता था, लेकिन अभी इन पे इनका यूज़ कम किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट एक और पॉइंट याद रखेंगे, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ठीक है। अब हुआ क्या था 1980 में, जब ओजोन जो लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसमें छेद होने लगा, तो उसमें गिरावट आने लगी। तो क्या किया गया, तो एक कन्वेंशन होता है जिसमें ये कहा गया 1987 में, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है, आप कमेंट करके बताइएगा। 1987 में UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रख दिया जाएगा। मतलब 1986 तक जो कमी आई है उतना ही सीमित कर दिया जाएगा। अब उसमें और प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब CFC को और ज़्यादा प्रोड्यूस करने पे रोक लगा दी जाएगी। तो ये 1987 में हुआ था कि CFC के प्रोडक्शन पे रोक या फिर उसका इस्तेमाल पे रोक कब लगाई गई, तो 1987 के कन्वेंशन पे जो सम्मेलन हुआ था उसमें लगाई गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा, एनवायरमेंट से संबंधित है, ठीक है। यहाँ से ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है कचरा प्रबंधन। तो कचरा प्रबंधन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने पढ़ा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो यहाँ पे जो कचरा होता है, कचरा भी 2 टाइप का होगा, एक जैव निम्नीकरण होगा, एक अजैव निम्नीकरण होगा। तो जैव वाला तो सही है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं उनको अपने पिट कर दिया, मतलब गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद उससे कंपोस्ट बन सकता है ना, मैन्योर बन सकता है। लेकिन और जो अजैव है, जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सालों साल पर्यावरण में बने रहते हैं। तो इनका प्रबंधन आप कैसे करोगे, तो इनका प्रबंधन करने के लिए यहाँ तरीके तो नहीं बताए गए हैं, लेकिन जस्ट एक रैंडम कुछ एक पॉइंट है मेरे पास, तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि एक हो जाता है लैंडफिल का मतलब है जब बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती हैं, तो बिल्डिंग्स बनाने से पहले हम क्या करें, ये किया जाता है जनरली, हम क्या करेंगे वहाँ पे गड्ढे करके बहुत बड़ा सा गड्ढा करके जितने भी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उनको भर दिया जाता है, ठीक है। उनको भर दिया जाता है या बायोडिग्रेडेबल डाल देंगे तो भर देंगे, तो होगा कि वो बिल्डिंग तो कई साल तक रहेगी। तो इससे क्या होगा कि कई सालों में वो अगर उसको डिकम्पोज होना होगा तो हो जाएगा, ओवरऑल वो ज़मीन यूटिलाइज हो जाती है ऐसे करके। तो एक लैंडफिल हो जाता है। एक इंसिनरेशन होता है। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर पे उसको जला करके राख बना देना, ऐसे करके कंपोस्ट बना लिया जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा कचरा का प्रबंधन किया जाता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओजोन क्या है, अभी मैंने बताया। परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो ओजोन क्या करती है, UV रेस से हमको बचाती है। आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, तो आप अपना बताइए क्या कर सकते हैं। प्लास्टिक वगैरह कम यूज़ करिए, और क्या। और फिर आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनको सूक्ष्म जीव अपघटित कर लेते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। तो पहला आ जाएगा घास, पुष्प और चमड़ा। प्लास्टिक वाला तो नहीं होगा। फलों के कचरे, केक, नींबू का रस, हाँ ये भी होगा। केक, लकड़ी और घास, ये भी होगा, ठीक है। तो ACD इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला मतलब फूड चेन का निर्माण करता है। तो घास, गेहूँ, आम, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, घास को बकरी ने खाया, बकरी को मानव ने खाया, तो ये एक फूड चेन है, तो ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार
कहलाते हैं। परिवार मित्र व्यवहार मतलब परिवार के लिए जो अच्छा हो। बाजार जाते वक्त सामान के लिए कपड़ा थैला ले जाना, बिल्कुल सही। लाइट पंखा स्विच बंद कर देना यूज़ ना होने पर। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय पैदल जाना, ठीक है। 3 ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यहाँ से क्वेश्चन आया है तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जो मैं पॉइंट बता रही हूँ आप एक दो बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे ना तो अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा और इससे क्वेश्चन आएंगे तो वो आप मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू और कॉमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।